देहरादून में रन फॉर यूनिटी पर कार्यक्रम हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन दरअसल किया गया और पवेलियन ग्राउंड से क्रॉस कंट्री दौड़ हुई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई है। जो हम सरदार पटेल के जन्म दिवस पर हमेशा अपने स्मरण में रखेंगे। हमें ये दौड़ याद दिलाएगी कि चाहे हम किसी संस्कृति से क्यों न हो, लेकिन उससे में रन फॉर यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यही एक आज बड़ी ताकत है। आज का आयोजन एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और युवाओं को सशक्त बनाने और समाज में एकता को बढ़ावा देने का माध्यम बनेगा। तो आइए आज के इस अवसर पर हम सब रन फॉर यूनिटी में भाग लेकर ये संकल्प लें कि सरदार पटेल जी के आदर्शों को अपनाएंगे और अपने जीवन में एकता, अनुशासन और समर्पण के साथ नए भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। हम अपनी जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों का, अपने दायित्वों का ईमानदारी पूर्वक, परिश्रम से, मेहनत से उसका निर्वहन करेंगे, उन दायित्वों को पूरा करेंगे। तो मैं आप सबको इस दौड़ में भाग लेने के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और आज से दीपावली का त्योहार प्रारंभ हो गया। आज धनतेरस है, फिर दीपावली है, दीपावली के बाद भैया दूज और गुरु पर्व, छठ पर्व, अनेक पर्व हमारे आने वाले हैं। उन सभी पर्वों की दीपावली समेत मैं आपको और आपके परिवारजनों को सबको बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम पुष्कर धामी को लाइव अभी आपने सुना। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है। देश की पहली हेली एम्बुलेंस मेडिकल सेवा संजीवनी की शुरुआत होने जा रही है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली उद्घाटन करके राज्य को समर्पित करेंगे। इस अवसर पर एम्स ऋषिकेश में हो रहे इस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, जिसको लेकर एम्स ऋषिकेश में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो देश की पहली हेली एम्बुलेंस सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है और वर्चुअली इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम में सीएम पुष्कर धामी भी मौजूद रहने वाले हैं। प्लान है कि उत्तराखंड में जहाँ पे भी कोई त्रासदी होती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो जो शुरू के कुछ मिनट हैं, कुछ घंटे हैं, जिनमें कि सही चिकित्सा सेवा अगर मरीज को मिल जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। उस कुछ मिनट को, उस घंटों को पूरा करने के लिए ये सेवा बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। हमने इस सेवा को 108 के साथ भी इंटीग्रेट किया है। हर डिस्ट्रिक्ट के सीएमओज को भी इस तरह का सक्षम अधिकारी हमने बनाया है कि वो हमको इसके बारे में इनपुट निरंतर देते रहेंगे। केदारनाथ उपचुनाव से पहले बीजेपी की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। ऐश्वर्या रावत की नाराजगी से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कल बीजेपी उम्मीदवार आशा नौटियाल के नामांकन कार्यक्रम में ऐश्वर्या रावत शामिल नहीं हुई थी। वो दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की बेटी हैं और बीजेपी से टिकट की दावेदार थी। टिकट न मिलने पर ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर नाराजगी से भरा एक पोस्ट भी किया था। तभी से उनकी नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। और इस पर संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। संदीप, लगातार नाराजगी की खबरें भी सामने आ रही थी कि ऐश्वर्या रावत नाराज हैं। अब बीजेपी की मुश्किल इससे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अभी आज का पूरे दिन का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, जरा बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बता दें क्योंकि जो ऐश्वर्या रावत हैं उन्हीं की माता जी थी, जो दिवंगत विधायक शैलारानी रावत थी और जिनका निधन हुआ था और जिसके बाद केदारनाथ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी इस बात को भी लेकर बनती है क्योंकि उनका बार बार जब भी उनका कहना था, जब भी उनसे सवाल किए जाते थे दावेदारी को लेकर, तो उनका ये कहना था कि जो बीजेपी की परिपाट रही है उसके अनुसार ही
मुझे यहाँ पर टिकट मिल सकता है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना था कि जब भी कोई ऐसे आकस्मिक घटनाएं होती है, किसी का निधन हो जाता है विधायक का, मंत्री का, तो उस दौरान उनके परिजनों को ही बीजेपी टिकट देती है। तो उनका भी यही कयास था कि यही विश्वास था कि बीजेपी को जरूर टिकट देगी। लेकिन अब बीजेपी ने अपने दावेदार जो है उसकी घोषणा कर दी है और जो पूर्व विधायक रही है आशा नौटियाल, उनको उन्होंने टिकट दिया। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी बनी हुई है। कल भी उनसे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाए। लेकिन लगातार उनकी जो सोशल मीडिया पर पोस्टें हैं, जो फेसबुक में पोस्टें डाले हैं, उससे साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक ये बड़ी मुश्किल भी अब पैदा हो सकती है। अगर वो आज, क्योंकि नामांकन का आखिरी दिन है और 29 तारीख को, और अगर वो नामांकन करवाती हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल भी खड़ी हो सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जो सूचना है उसमें यह है कि अभी नामांकन की उनकी कोई सूचना नहीं है, लेकिन एक बड़ी नाराजगी उनको उनमें देखने को मिल रही है। जी ठीक है संदीप प्रसाद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव भी समय पर नहीं हो पाएंगे। हालांकि विभाग का ये कहना है कि उसकी तैयारी पूरी है और निर्वाचन आयोग को भी बता दिया गया है। ऐसे में दिक्कत क्या है और पेंच कहां फंसा हुआ है, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। उत्तराखंड में पहले ही निकाय चुनावों में 10 महीने की देरी हो चुकी है। अब नवंबर में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो रहा है, लेकिन पंचायतों के चुनाव में भी अब आगे बढ़ने जा रही है। हालांकि पंचायती राज विभाग का कहना है कि वो पूरी तरह से तैयार है, लेकिन चुनाव कब होंगे ये फैसला राज्य निर्वाचन आयोग को तय करना है। 5 वर्ष से कार्यकाल अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसीलिए हमने चुनाव की तैयारियां पहले से शुरू कर दी थी और सरकार ने निर्वाचन आयोग को यह अवगत करा दिया है कि जो भी समय सीमा निर्वाचन आयोग के द्वारा दी जाएगी, सरकार उसका अनुपालन करने के लिए तत्पर है। उत्तराखंड में हरिद्वार छोड़कर बाकी जिलों में पंचायत चुनाव होने हैं। राज्य निर्वाचन आयोग का कहना है कि उन्हें अभी तक आरक्षण रोस्टर नहीं मिला। 13 जनवरी के बाद ही चुनाव हो सकते हैं, क्योंकि अभी 13 जनवरी तक वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया चल रही है। 7 अक्टूबर से लेकर जो है हमारा डोर टू डोर सर्वे का कार्य, निर्वाचन नामावली बनने का कार्य प्रारंभ हो चुका है, जो कि अंतिम प्रकाशन जिसका 13 जनवरी 2025 को होना तय हुआ है। और इसके उपरांत जैसे ही हम लोग को आरक्षण इसका भी मिल जाएगा पंचायतों का, हम लोग चुनाव कराने की स्थिति में रहेंगे। अब ये तय है कि नवंबर में कार्यकाल पूरा होने के बाद भी 13 जनवरी से पहले पंचायत चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब इसके पीछे परिसीमन नहीं हो पाना बड़ी वजह है, तो आरक्षण भी अब चुनाव के रास्ते में रोड़ा बन रहा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्टमेंट के नाम पर उत्तराखंड के सैकड़ों लोगों से 92 करोड़ से भी ज्यादा की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का पौड़ी पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गिरोह के स्टेट हेड समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि गिरोह ने देश के अन्य राज्यों में भी ये गिरोह फैला हुआ है और पूरे देश में 189 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई है। पुलिस का कहना है कि गिरोह ने एक फर्जी कंपनी खोली और फिर कम समय में ज्यादा मुनाफे का लालच देकर लोगों से सोने के सिक्के के साथ ऑयल रिफाइनरी के नाम पर इन्वेस्ट कराया। काफी समय के बाद जब लोगों को शक हुआ, तब जाकर शिकायत पर कार्रवाई की गई है। पुलिस ने एक कर 5 लोगों को राज्य से दबोचा है। 92 करोड़ की धोखाधड़ी अभी तक हमारे संज्ञान में आई है और इनके जो अकाउंट्स हैं वो भी हमारे द्वारा फ्रीज किए गए हैं। और ये 500 लोग उत्तराखंड में ऑपरेट कर रहे थे, लोगों से इन्वेस्टमेंट के नाम पर पैसा ले रहे थे और ये गोल्ड कॉइन्स और रिफाइनरी ऑयल्स इत्यादि में फॉरेन में पैसे इन्वेस्ट करने के नाम पर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ले रहे थे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुपम भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुपम, ये गिरोह देश में कई जगहों पर ठगी कर चुका था और अलग अलग तरीके से ये लोगों को ठगी का शिकार बनाया करता था, और क्या क्या खुलासे हुए हैं इस गिरोह के बारे में जिसका पर्दाफाश हुआ? देखिए, एक बड़ी कामयाबी पौड़ी पुलिस को मिली है, क्योंकि जो ये गिरोह है ये पूरे देश भर में तकरीबन 10 राज्यों में सक्रिय था। यानी कि 1 या 2 नहीं, पूरे 10 राज्य हैं जहां के जो लोग हैं वो इसकी ठगी का शिकार हुए। उत्तराखंड में देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और पौड़ी, ये सारे जो जनपद हैं
यहाँ पर तकरीबन 35 शाखाएं LUCC की खुली थी, जो ये कोऑपरेटिव फर्जी सोसाइटी एक बनाई गई थी 2016 में। इसमें हजारों लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया था। और जब जिस तरीके से जो जांच सामने आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि देश भर में 10 राज्य हैं। तो कुछ नाम है जो सोसाइटी 2016 में बनाई गई थी। जो समीर अग्रवाल है और RK रेड्डी है, इन्होंने 2016 में इस सोसाइटी को एक सागा नाम से एक कंपनी बनाई थी। उसके अंदर 6 सोसाइटी बनाई थी, जिसमें LUCC, LJCC, SSV, SS फॉर ह्यूमन और विश्वास नाम से ये जो सोसाइटी है ये बनाई थी। और ये कई यूपी हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, हरियाणा और पंजाब, ये सभी राज्यों में सक्रिय थे। तो कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी जो ठगी है पूरे देश भर की जो लोग हैं उनसे की जा रही थी। और जिस तरीके से भी जो जानकारी पुलिस को मिली है कि हवाला के जरिए ये जो पैसा है ये दुबई, क्योंकि जो समीर अग्रवाल है वो दुबई भाग गया है जब से पौड़ी पुलिस ने इस तरीके से ठगी का खुलासा किया है। तो अब ये हवाला के जरिए जो पूरा पैसा है वो दुबई ले जाने का प्लानिंग की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो कंपनी के खाते में है अब 190 करोड़ मान लीजिए 190 करोड़ की ट्रांजैक्शन इन्होंने पूरे देश भर से करी है और सिर्फ कंपनी के अकाउंट में अब 2 लाख रुपए बचे हैं। तो यानी कि सारा पैसा निकाल लिया गया है जो लोगों से ठगी की गई थी। एक पूरी प्री प्लानिंग के साथ ये पूरी ठगी की गई थी और अब 2 लाख सिर्फ अकाउंट में बचे हैं। तो यानी कि जो पैसा लोगों से लिया गया था कि मुनाफा उनसे दिया जाएगा, कम समय में ज्यादा मुनाफा आपको कमाना है तो सोसाइटी में इन्वेस्ट कीजिए हमारी, और लोगों ने पूरी तरीके से बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें किया। तो 190 करोड़ का पूरा इन्वेस्टमेंट पूरे देश भर से आया है और अब वो कंपनी ये पूरे देश छोड़ने की फिराक में है, क्योंकि 2 लाख जिस तरीके से अकाउंट में बचे हैं तो कहा जा सकता है कि जब अगर कोई तरीके से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो दिक्कत हो सकती है। फिलहाल पौड़ी पुलिस ने जितने भी कंपनी के जो अकाउंट है वो फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन जो अकाउंट में 2 लाख रुपए बचे हैं तो कहा जा सकता है कि बड़ी दिक्कत लोगों को हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अनुपम, आपका आपने विस्तार से जानकारी दी खबर को लेकर। बढ़ते आगे, साइबर क्रिमिनल क्राइम के लिए नए नए तरीके हर दिन आजमा रहे हैं और इन दिनों इन अपराधियों ने त्योहारी सीजन को देखते हुए आपराधिक तौर तरीके भी बदले हैं। त्योहारी सीजन के लिए साइबर अपराधियों का नया पैटर्न देखिए। सोशल मीडिया के इस जमाने में जहां लोगों की बधाई देने का तौर तरीका बदला, वहीं साइबर अपराधियों ने भी इसे ठगी का हथियार बनाया। आए दिन व्हाट्सएप के माध्यम से लोग एक दूसरे को शुभकामनाओं के संदेशों को भेजते हैं, जिसमें कई ग्रीटिंग और चमचमाते डिजिटल मैसेज भी शामिल रहते हैं। लेकिन इन ग्रीटिंग पर क्लिक करने से पहले आप सावधान रहें कि आप साइबर ठगों की चपेट में तो नहीं आ रहे हैं, क्योंकि साइबर ठग इन्हीं ग्रीटिंग के अंदर अलग अलग प्रकार की फिनिशिंग लिंक भेज रहे हैं और जैसे ही आपने क्लिक किया तो मोबाइल का पूरा एक्सेस साइबर अपराधियों के हाथ में आ जाता है। फिर शुरू होगी आपके साथ साइबर ठगी। परंतु अब साइबर अपराधी जो हैं कि थोड़े से स्मार्ट हो रहे हैं, इनोवेटिव हो गए हैं, जहां पे वो इस प्रकार से कोई ग्रीटिंग हो गई, कोई फोटो हो गया, उसके अंदर कोई हाइपर लिंक हो गया, लिंक जो है एम्बेडेड हो जाता है। तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं अच्छा ये फोटो है या कुछ ग्रीटिंग्स आई, उस पर हमने क्लिक कर दिया, तो हो सकता है कि वो लिंक उसके साथ अटैच हो बैकएंड में और वो बैकएंड में कोई फाइल डाउनलोड हो जाए। तो आपके सारे जितने भी दर्शक है उनके लिए अपील करना चाहूंगा कि कोई भी अगर आपको ग्रीटिंग्स भेज रहा है या कोई फोटो भेज रहा है तो उसको आप ऊपरी स्तर पर देख लीजिए, उसको अनावश्यक आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। वहीं कई साइबर अपराधी ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर जनता को ठगी का शिकार बनाते हैं। जैसे ही आपने किसी सामान को खरीदने के लिए लिंक पर क्लिक किया, वैसे ही आप साइबर अटैक की चपेट में आ जाएंगे। भी अगर शॉपिंग ऑनलाइन करता है तो इसमें ये चीज़ सुनिश्चित करनी चाहिए उसको कि किसी अनऑथराइज्ड साइट पे जाके शॉपिंग ना करे, जो कि मेन प्लेटफॉर्म्स हैं ऑनलाइन शॉपिंग के जो सब लोग इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं के थ्रू शॉपिंग करें। जो अनवांटेड लिंक्स होते हैं, कुछ ऐसे लिंक्स होते हैं जो कि वेरीफाइड नहीं है, वहाँ से अगर आप शॉपिंग का प्रयास करते हैं, शॉपिंग करते हैं तो एक संभावना रहती है कि आप साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हैं। साइबर अपराधियों से निपटने के लिए सुरक्षा की बचाव है, जिसके लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 1930 जारी किया है। साथ ही अपील की है कि किसी के साथ भी ठगी की घटना होती है तो तुरंत टोल फ्री नंबर कॉल पर शिकायत करें। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। तो देहरादून में रन फॉर यूनिटी पर कार्यक्रम हो रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, सुबह सवेरे दौड़ लगाते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई इस दौड़ को और उसके बाद खुद भी इस दौड़ का हिस्सा वो बने। देख सकते हैं इन तस्वीरों में आप
पवेलियन ग्राउंड से क्रॉस कंट्री दौड़ का आगाज किया गया। सीएम पुष्कर सिंह धामी यहां पर मौजूद है। रन फॉर यूनिटी पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इसके साथ ही आपको बता दें कि थोड़ी देर पहले जो ये पूरा कार्यक्रम था उसे संबोधित भी किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर इस कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया है। रन फॉर यूनिटी, निरोगी रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए हर दिन आपको दौड़ लगाना, फिट रहना, एक्सरसाइज करना ज़रूरी होता है, और यही संदेश इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए दिया जाता है। रन फॉर यूनिटी दौड़ का आयोजन, ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दौड़ लगाई। पवेलियन ग्राउंड से लेकर क्रॉस कंट्री दौड़ शुरू हुई। तो थोड़ी ही देर पहले संबोधित भी किया था सीएम पुष्कर सिंह धामी ने, और अब इस दौड़ का हिस्सा खुद भी बने। इससे पहले इस मैराथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई, और अब ये देखिए यहाँ पर फोटो सेशन चल रहा है। Thank you.